गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फाइनल ईयर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के मूल्य का माप, निर्देशांक या सूचकांक। जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है, उसी प्रकार द्रव्य या मुद्रा का मूल्य भी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में मापा जाता है, जो द्रव्य की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती हैं। अन्य बातों के समान रहते हुए अगर द्रव्य की इकाई से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है तो द्रव्य का मूल्य बढ़ जाता है, और अगर कम वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है तो द्रव्य का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार द्रव्य का मूल्य द्रव्य की क्रय शक्ति से मापा जाता है। यानी आप जो परचेसिंग पावर की बात करते हैं, इसका मतलब परचेसिंग पावर यानी आप पावर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस द्रव्य की खरीदने की शक्ति क्या है, और उस खरीदने की शक्ति का मापन किया जाता है जितनी मात्रा में वस्तु और सेवाएं उससे खरीदी जा सकती हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति का आशय मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से है। लेकिन अब इसमें यह भी है कि संसार में मुद्रा असंख्य वस्तुओं को खरीद और बेच सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति हेतु किन किन वस्तुओं और सेवाओं को मापा जाए, यह थोड़ा सोचने की बात आती है। और इसी से आगे पता चलता है कि मुद्रा का जो हमने सूचकांक देखा है उसमें हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। मुद्रा के सूचकांक। मुद्रा की क्रय शक्ति उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में व्यक्त की जाती है जिन पर मुद्रा सामान्यतः खर्च की जाती है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की असीमित संख्या, उनके मूल्य में विभिन्न दशाओं और विभिन्न मात्राओं में परिवर्तन होने से मुद्रा की क्रय शक्ति का ज्ञान कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इस औसत को ही मूल्य स्तर कहते हैं। जब एक काल से के मूल्य स्तर की तुलना दूसरे काल के मूल्य स्तर से की जाती है तब उसे सूचकांक या निर्देशांक कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुद्रा से अधिकांश बहुत सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अब मुख्य बात ये आती है कि हमें कौन सी वस्तुओं को सूचकांक के निर्माण में शामिल करना है और कौन सी वस्तुओं को नहीं करना है। तो कुछ प्रतिनिधि वस्तुएं हमें चुननी पड़ेंगी, क्योंकि हम असंख्य वस्तुओं के मूल्यों को लेके सूचकांक का निर्माण करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अतः हमें प्रतिनिधि वस्तुओं को इसमें शामिल करना होता है, और इन प्रतिनिधि वस्तुओं के आधार पर हम मूल्य स्तर का निर्माण करते हैं। ये मूल्य स्तर किसी विशेष पर्टिकुलर ईयर से संबंधित होता है, और जब सूचकांक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी दूसरे वर्ष के मूल्य स्तर और आलोच्य या वर्तमान वर्ष के मूल्य स्तर, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों की आपस में तुलना करती है, फिर सूचकांक का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार सूचकांक वह अंक है जो सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को अंक में प्रकट करता है। यहाँ पर सामान्य मूल्य स्तर से आप बात समझिए कि आप मान लीजिए कोई सा भी वर्ष आपने ले लिया, जैसे 2000 वाला वर्ष ले लिया। इसमें आपने जो भी वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य स्तर के मापन में उपयोग में लिया है उसका हम मूल्य स्तर का मापन करेंगे। इसके बाद में आज वर्तमान में 2020 में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर का मापन करके इनकी आपस में तुलना की जाएगी, वही सूचकांक कहलाता है। ठीक है। सूचकांक की अलग डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा। जैसे किनले कहते हैं, सूचकांक से अभिप्राय उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो अलग अलग समयों पर मुद्रा के मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार घोष एवं चौधरी कहते हैं, सूचकांक वह प्रतिशत अंक है जो किसी समय वस्तु स्थिति के सापेक्षिक स्तर का दिग्दर्शन उसी स्थिति के स्तर से जो किसी प्रामाणिक समय पर था करती है। नेक्स्ट है सेक्रिस्ट के अनुसार, सूचकांक अंकों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी भी सामग्री के समय और स्थान के परिवर्तनों को मापा जाता है। इस प्रकार सूचकांक की परिभाषा और उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सूचकांक
केवल मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए काम में नहीं आते, बल्कि इनके द्वारा प्रत्येक प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों को मापा जा सकता है, चाहे वह परिवर्तन औद्योगिक उत्पादन में हो, विदेशी व्यापार में हो, आय स्तर में हो, जीवन निर्वाह स्तर में हो, कहीं पे भी। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सूचकांक किस तरीके से निर्मित किया जाता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वर्ष को हमने चुना है, 2005 को हमने लिया है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वर्ष में जो हमने कुछ वस्तुएं सेलेक्ट की हैं और उन वस्तुओं का जो मूल्य स्तर है वह लगभग हमने इसमें बताया है कि 100 के बराबर है। उनका मूल्य स्तर हमने माना है कि 100 है, ठीक है। ये मूल्य स्तर भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है। इसी आधार पे इसको हम कीमत स्तर भी बता सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे वर्ष के अध्ययन करते हैं, 2012-13 के अध्ययन करते हैं, और उसमें उन्हीं वस्तुओं के मूल्य स्तर का या कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं, और वह मान लीजिए कि वह मूल्य स्तर बढ़ के उन्हीं वस्तुओं का, पर्टिकुलर सेलेक्टेड वस्तुओं का मूल्य स्तर बढ़कर 100 के बजाय 200 हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यानी उन वस्तुओं को खरीदने के लिए आप 2004-05 में 100 रुपये दे रहे थे, ठीक है, एवरेज, और उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए आप किसी व्यक्ति को अब 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। इस प्रकार मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है, मुद्रा की क्रय शक्ति आपके 8 से घट के आधी हो गई है, इस पर्टिकुलर वर्ष में आपके आधी हो गई है, ठीक है ना। तो मुद्रा की क्रय शक्ति, या हम मुद्रा की क्रय शक्ति को हम मुद्रा का मूल्य भी कह सकते हैं। तो मुद्रा का मूल्य आप इसमें क्या कह सकते हैं, कम हो गया है, और ये कम क्यों हो गया, कीमत स्तर के बढ़ने से। यानी इसमें हम रिलेशन की बात कर सकते हैं कि कीमत स्तर के बढ़ने से, यानी प्राइस लेवल के बढ़ने से, अगर वैल्यू ऑफ मनी, है ना, वैल्यू ऑफ मनी, या आप कह सकते हैं मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति, है ना, वैल्यू ऑफ मनी में क्या हो गई है, गिरावट आ गई है ना। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कीमत स्तर की अगर हम बात करें, कीमत स्तर अगर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य जो है, वैल्यू ऑफ मनी आपकी क्या हो रही है, गिर रही है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कीमत स्तर में कमी आती है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको अपोजिट ले लेते हैं, 2004-05 में 200 मूल्य स्तर, और वर्तमान 2012-13 में शक्ति है वो 1 से बढ़कर 2 गुनी हो गई है, ठीक है। सूचकांक बनाने की विधि, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे अपना किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं, आपके कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित। अगर हम सूचकांक बनाने की बात करें तो सूचकांक बनाने के लिए, सूचकांक चूँकि आर्थिक क्षेत्र में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों का मापदंड प्रस्तुत करते हैं, सूचकांक बनाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं और विशुद्ध सूचकांक बनाना लगभग असंभव सा है। मार्शल ने भी स्वीकार किया है कि मूल्य का सर्वथा ठीक माप न केवल असंभव है वरन अविचारणीय भी है। फिर भी उचित सावधानी से सूचकांक के द्वारा बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। सूचकांक बनाने में सांख्यिकी विधि के प्रयोग में आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और निष्कर्ष निकाला जाता है। इनके बनाने की विधि का हम अध्ययन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सूचकांक का उद्देश्य। सूचकांक बनाते समय सबसे मुख्य हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है सूचकांक बनाते वक्त, क्योंकि बाकी विषय सामग्री आपकी उद्देश्य पर ही निर्भर करेगी। अगर हमारा उद्देश्य मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों को मालूम करना है तो थोक मूल्य सूचकांक बनाने होंगे। अगर श्रमिकों की वास्तविक और मौद्रिक मजदूरी का अगर अध्ययन करना है तो फुटकर मूल्य सूचकांक तैयार करने होंगे। अतः सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधार वर्ष का चुनाव। सूचकांक निर्माण में हमें आधार वर्ष का चुनाव भी करना होता है। अतः एक आधार वर्ष जिसके मूल्य की तुलना की जानी है चुनना पड़ता है। आधार वर्ष का अभिप्राय उस वर्ष से है जिसके औसत मूल्य को दूसरे वर्ष के औसत मूल्य का आधार माना जाता है और उनके परिवर्तनों की तुलना की जाती है। आधार वर्ष का चुनाव करते समय सतर्कता रखनी आवश्यक होती है। आधार वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े, अकाल, बाढ़, मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव, कोई साधारण घटनाओं का वर्ष ना हो।
अन्यथा निष्कर्ष भ्रमपूर्ण हो जाएंगे। आधार वर्ष के चुनाव में उद्देश्य का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वस्तुओं व सेवाओं का चयन। आधार वर्ष का चुनाव करने के पश्चात दूसरी जो समस्या आती है वो हमारे आती है कि वस्तु और सेवाओं का चुनाव करना पड़ता है। सामान्य कीमत स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु और सेवाओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। उद्देश्यों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के चयन की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर रहन सहन के स्तर का अध्ययन करना है तो उपभोग में महत्वपूर्ण वस्तुओं का समावेश कर लिया जाएगा, पर अगर उत्पादक को कच्चे माल का मूल्य स्तर मालूम करना है तो उसमें उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं का समावेश होगा। वस्तुओं का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं वस्तुओं को सूचकांक में सम्मिलित किया जाए जिनके बाजार भाव सुगमता से ज्ञात हो सके, वस्तुओं की संख्या पर्याप्त हो और वे अनेक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हो, अर्थात उद्देश्य के अनुरूप ही वस्तुओं व सेवाओं का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य एकत्रित करना। जब प्रतिनिधि वस्तुओं का चयन कर लिया जाता है तो उसके बाद प्रत्येक वस्तु के आधार वर्ष और संबंधित वर्ष के मूल्यों को एकत्रित करना पड़ता है। मूल्य थोक मूल्य अथवा फुटकर मूल्य हो सकते हैं। इनमें से उन मूल्यों को चुना जाएगा जिनसे उद्देश्य की पूर्ति हो। वैसे तो एक रूपता की दृष्टि से चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य एकत्रित करना ठीक रहता है, पर उद्देश्य के अनुसार फुटकर मूल्य भी लेना पड़ता है। इन वस्तुओं का वार्षिक औसत मूल्य लिया जाता है, न कि दिन प्रतिदिन का। ठीक है। वास्तव में मूल्यों का संग्रह करना एक जटिल कार्य होता है और ये बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है मूल्यों का प्रतिशत निकालना। वस्तुओं के मूल्यों को ज्ञात करने के पश्चात आधार वर्ष की प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 100 के बराबर मानकर आलोच्य वर्ष की प्रत्येक वस्तु के मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कर लेना जरूरी होता है। जैसे गेहूं का मूल्य मान लीजिए आधार वर्ष में 100 रुपये प्रति क्विंटल था और आलोच्य वर्ष में 150 रुपये है, तो आलोच्य वर्ष का प्रतिशत 150 हो गया क्योंकि आधार वर्ष में हमने मूल्य लिया है 100 के बराबर। तो इसी प्रकार हम सभी प्रतिनिधि वस्तुओं में आलोच्य वर्ष का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और आधार वर्ष में जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों का प्रतिशत 100 रहेगा। इसका जो सूत्र है वह है चालू वर्ष का मूल्य बटा आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100, P1/P0 इंटू 100। यहाँ पर चालू वर्ष में मान लीजिए इस समय कोई भी जो कीमत है वो हम लिखेंगे। आधार वर्ष जो हमने पर्टिकुलर लिया है बेस ईयर, उस बेस ईयर को 100 मान लिया जाएगा और इसको इंटू 100 करके हम इसमें मूल्यों का प्रतिशत निकालेंगे। नेक्स्ट है भार निर्धारण करना। निर्देशांक बनाते समय इस बात का भी निर्णय कर लेना जरूरी होता है कि निर्देशांक भारयुक्त होंगे दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक जीवन में अगर हम देखें तो सभी वस्तुओं और सेवाओं को समान महत्व हम खुद नहीं दे पाते हैं। अगर हम बात करते हैं गेहूं की, तो आटे का हमारे इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से काफ़ी कुछ मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए माचिस की एक डिब्बी या दिया सिलाई के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो भी मूल्य स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस पे हम अपनी आय का बहुत कम भाग खर्च करते हैं। इस प्रकार भार निर्धारण करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सभी वस्तुओं को समान महत्व नहीं दे पाते हैं। कुछ वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक या अनिवार्य होती हैं और कुछ वस्तुएं आरामदायक होती हैं। नेक्स्ट है औसत निकालना। सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया का अंतिम चरण आधारभूत वर्ष के संदर्भ में आलोच्य वर्ष के सभी मूल्यों के प्रतिशत परिवर्तनों का औसत निकालना होता है। औसत निकालने के लिए हम कई प्रकार के इसमें कई मेथड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें औसत में गणितात्मक औसत होता है, अर्थमेटिक एवरेज होता है और एक ज्योमेट्रिक एवरेज होता है। गणितीय औसत में सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिशतों को जोड़कर इनकी कुल संख्याओं प्रतिशत के कुल योग को विभाजित कर देते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक औसत में सभी प्रतिशतों को गुणा कर उनका nth रूट निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सूचकांक निर्माण की विधि है, किस तरीके से सूचकांक का निर्माण होता है। अब हम आगे एक उदाहरण ले लेते हैं कि सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि साधारण मूल्य सूचकांक कैसे निर्मित किया जाता है। मान लीजिए हमने आधार वर्ष लिया है 2004-05, ठीक है, और हमें 2012-13 के लिए सूचकांक का निर्माण करना है। वस्तुओं की संख्याओं की अगर हम बात करें तो वस्तुएं हमने जो ली हैं वह 8 प्रकार की कुछ वस्तुएं ली हैं, जिसमें गेहूं
गेहूँ, चावल, मसाले, मकान, दूध व घी आदि है हमने लिए। इन वस्तुओं की अगर हम बात करें, इसमें अगर 2004-05 में इन वस्तुओं का जो मूल्य, जैसे गेहूं का मूल्य था 360 रुपये प्रति क्विंटल, चावल का मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल, इसी प्रकार चीनी, कपड़ा, मसाले, मकान, दूध, घी आदि का भी मूल्य इसी प्रकार हमने 2004-05 के लिए अपनाया है, ये हमें मिले हैं। अब इनको हम सूचकांक में आधार वर्ष का जो बेस ईयर में हम इस सूचकांक का जो मान देते हैं वो 100 देते हैं, सभी वस्तुओं के लिए वो 100 रहेगा, ठीक है। अब अगर अब हमें आलोच्य वर्ष जो कि हमने 2012-13 लिया है, इस 2012-13 में इन वस्तुओं की कीमतों का अगर हम अध्ययन करते हैं, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि गेहूँ जो पहले 360 रुपये प्रति क्विंटल था, वह बढ़कर 720 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। चावल जो कि 800 रुपये प्रति क्विंटल था, वह बढ़कर 2400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसी प्रकार से और भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि यहाँ पर देखी जा सकती है। अब हमें चूँकि सूचकांक का निर्माण करना है, तो हमें सबसे पहले मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का अध्ययन करना है। ये प्रतिशत परिवर्तन किस तरीके से निकाला जाएगा? यह निकाला जाएगा, आप यहाँ जो ये सूचकांक ले रहे हैं, ये मूल्य संबंध में प्रतिशत परिवर्तन के निकालने के लिए वो फॉर्मूला हमें याद करना है। ये अभी जो हमने देखा है, चालू वर्ष का मूल्य बटा आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो हम इस मूल्य को यहाँ पे रखेंगे, तो 720 बटा 300 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 720 बटा 360 इंटू 100, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने पर पाएंगे 200, है ना। तो मूल्य संबंध में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 200 के बराबर। इसी प्रकार से हम चावल का लेंगे, चावल का है 800 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल है, तो हम करेंगे वापस इसको 2400 बटा 800 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 300 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से हम और अन्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को निकाल पाएंगे। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। इसमें मान लीजिए मकान का है, तो मकान का आप ये देखिए 300 बटा 200 इंटू 100, है ना। इसको आप सॉल्व करिए तो वो 150 आपके आ जाएगा, है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये मूल्य स्तर में जो प्रतिशत परिवर्तन है, इनका जोड़ कर लेना है, आधार वर्ष का जोड़ कर लेना है, ठीक है ना। आधार वर्ष का जोड़ 800 के बराबर आ रहा है। अब हमने कितनी वस्तुएं ली हैं? वस्तुएं टोटल है हमारे पास में 8, है ना। तो 800 बटा 8, तो ये 100, तो ये तो हो गया आधार वर्ष का सूचकांक, ठीक है। अब हमें आलोच्य वर्ष जो कि 2012-13 लिया है हमने, इसके सूचकांक के निर्माण को हम देखेंगे। तो ये सूचकांक आप देखिए कि इन सब का जोड़ आ रहा है 1275, तो 1275 बटा संख्या कितनी है? 8, ठीक है। तो 1275 बटा 8, ये आपके हो गया 159.37। तो इस प्रकार से हम सूचकांक का जो हमने निर्माण किया है, वह हमें क्या पता चल रहा है कि 2012-13 में मूल्य स्तर में 2004-05 की तुलना में 59.37% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आप जब इसमें अंतर निकालेंगे तो वो अंतर आपको कैसे निकालना है, ये माइनस कर दीजिएगा आप यहाँ पर इंटू 100, ठीक है। तो वो आपका अंतर निकल जाएगा। इस प्रकार सूचकांकों की वजह से हमें कीमत स्तर या मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता चलता है, ठीक। आज की क्लास आपकी इतनी ही, धन्यवाद।